इस समय 4 कैंडिडेट पूर्वांचल से हैं दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली का हार्ट है, जिसपे कब्जा करने के लिए चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया है, दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करने के लिए। वहां पे पूर्वांचल एक तरह से फिलहाल अभी राज करने की स्थिति में आ गया है। बीजेपी का कैंपेन उठ क्यों नहीं रहा है? हालांकि विपक्ष भी थोड़ा सा लचर सा नजर आ रहा है, बहुत जगह कैंडिडेटों की घोषणा नहीं हो रही है, लेकिन चलिए धीरे धीरे आ रहे हैं। विपक्ष से ज्यादा तो मुझे जनता लड़ती हुई दिख रही है इस सरकार के खिलाफ। विपक्ष अभी कैंपेन नहीं कर रहा है, लेकिन बीजेपी का कैंपेन न उठना ये साबित कर रहा है कि देश की जो जनता है वो बीजेपी से उत्साहित नहीं है, बीजेपी की नीतियों का समर्थन नहीं कर रही है। मनोज तिवारी को देखें तो पिछले 5 साल में देखिए कि क्या उन्होंने स्वास्थ्य पे बात किया, क्या उन्होंने शिक्षा पे बात करी, क्या उन्होंने फ्री बिजली की बात करी। ये सिर्फ एक फूहड़ पॉलिटिक्स और जो मतलब कि हल्की राजनीति और उलूल जुलूल मसलों पे दिल्ली सरकार के विरोध करने के अलावा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने के अलावा मनोज तिवारी की क्या उपलब्धि है अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। कन्हैया कुमार अपने भाषणों से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और कन्हैया कुमार की भी लीनिंग लगभग उसी सोशल सिक्योरिटी वाली लाइन पे है, जिस सोशल सिक्योरिटी वाली लाइन पे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना काम किया है और जिसको अपना वो उसने हमेशा लगातार चुनावी नारा बना के रखा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे एमसीडी स्थानीय निकाय का चुनाव हो, उसमें उस प्लैंक उस प्लेटफॉर्म पे और उसी इश्यूज पे आम आदमी पार्टी फाइट करती रही है। इसी इशू पे कन्हैया कुमार भी लगातार देश भर में बात करते रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, ये सारे तमाम मुद्दे, हेल्थ सर्विसेज बढ़िया हो। भारतीय जनता पार्टी के 2019 में जीते हुए सांसदों में से 7 में से 6 को बदल दिया गया है, यानी कि बीजेपी ने स्वीकार किया है कि उनके 6 लोग कॉम्पिटेंट नहीं थे। जो 6 लोग चुनाव में जीत के आए थे वो परफॉर्मेंस उनका बहुत पुअर था। लोकसभा चुनाव 2024 यह एपिसोड दिल्ली विशेष है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी थी। उधर बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, लेकिन प्रतीक्षा था कि कांग्रेस पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी। तो कल कांग्रेस ने अपना पूरा 3 जो कैंडिडेट है उसकी घोषणा की, कन्हैया कुमार, जेपी अग्रवाल और उदित राज। सबसे पहले कौन किसके सामने है ये मैं आपको बताता हूं, और किसका पलड़ा भारी होगा, दिल्ली के दंगल में जीते या कौन, कितना पूरबिया, कितने लोग हैं, कितना भारी है, वो भी आपको बताएंगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र रहा हूं और कभी इक्के दुक्के किसी को टिकट मिलती थी विधानसभा लोकसभा में, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार पूर्वांचल पूरब के लोगों को 4 लोगों को टिकट दिया गया। सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वो रिजर्व सीट है। कांग्रेस ने उदित राज जी को सामने लाया है और उनके समक्ष बीजेपी की ओर से उनके सामने है योगेंद्र चंदौलिया। उसके बाद आई साउथ दिल्ली, महाबल मिश्रा साहब है, सॉरी वेस्ट दिल्ली, महाबल मिश्रा साहब आम आदमी पार्टी की ओर से है और कमलजीत सहरावत जो है वो बीजेपी की ओर से है। साउथ दिल्ली में सही राम पहलवान आम आदमी पार्टी की ओर से है और रामवीर सिंह बिधूरी वो बीजेपी की ओर से है। चांदनी चौक जेपी अग्रवाल कांग्रेस की ओर से है और प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी की ओर से है। सबसे दिलचस्प नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, कन्हैया कुमार कांग्रेस की ओर से और मनोज तिवारी बीजेपी की ओर से। मनोज तिवारी गायक हैं, एक्टर हैं, और कन्हैया प्रोफेशनल एक्टिविस्ट है, वो बहुत शानदार भाषण करते हैं। फिर आइए ईस्ट दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा बीजेपी की ओर से और कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी की ओर से। यहाँ आम आदमी पार्टी ने एक जनरल सीट पे दलित कैंडिडेट को लड़वाया है। न्यू दिल्ली स्वराज मंसूरी स्वराज बीजेपी की ओर से और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की ओर से। तो कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जेपी अग्रवाल, कन्हैया कुमार और उदित राज जी, और आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं। बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। क्या होगा दिल्ली का हाल, इसी पे चर्चा है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं और पूरे आंकड़ों और खाकों के साथ कि कहाँ क्या स्थिति बैठेगी। स्वागत है संजीव जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी बताएं। देखिए, इस चुनाव को, दिल्ली के चुनाव में कई बड़े अच्छे एंगल हैं।
जी। पहला एंगल तो है कि भारतीय जनता पार्टी को एक गठबंधन मुकाबला दे रहा है। पिछली बार 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी सब अलग-अलग लड़े थे अलग-अलग। और बीजेपी 7 के 7 सीट जीत गई थी। दूसरा, इस बार अगर आप लिस्ट देखें तो इंडी गठबंधन, जो एनडीए इंडिया गठबंधन के सामने खड़ा है, इंडिया इंडिया गठबंधन को अगर आप देखें तो उसमें पूर्वांचल के लोगों का दबदबा है। किसी जमाने में जो दिल्ली की पॉलिटिक्स पे पंजाबी लोगों का दबदबा था, स्थानीय जो वहाँ पे जातियां थी, गुजर, जाट, इन समूह का दबदबा था, उस दबदबा को अब यहाँ के स्थानीय लोग खत्म होते देख रहे हैं। थर्ड सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव हो रहा है तो दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक भ्रष्टाचार के मामले में उनको केंद्र सरकार ने जेल में डाल रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अग्नि परीक्षा होगी कि जिस मुख्यमंत्री को जेल में भेजा गया है उस मुख्यमंत्री की जो लोकप्रिय योजनाएं हैं वो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कितनी मदद करती है। पांचवा सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत मजेदार बात है, कि भारतीय जनता पार्टी के 2019 में जीते हुए सांसदों में से 7 में से 6 को बदल दिया गया है। यानी कि बीजेपी ने स्वीकार किया है कि उनके 6 लोग कंपिटेंट नहीं थे। जो 6 लोग चुनाव में जीत के आए थे वो परफॉर्मेंस उनका बहुत पुअर था और उनका टिकट काट के उनकी जगह नए लोगों को उतारा गया है। और उसमें तो आप देखिए कि एक जो टिकट कटा है उसमें केंद्रीय मंत्री रही हैं मीनाक्षी लेखी, उनका भी टिकट कट गया है। तो ये एक मतलब कि, और एक बहुत बड़े राजनेता हैं के बेटा थे, साहब सिंह वर्मा का बेटा प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली की जाट पॉलिटिक्स जो बीजेपी की थी उसको कंट्रोल करते थे, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो ये 5-6 एंगल में दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि बीजेपी, चूंकि बीजेपी के पास विधानसभा नहीं है, बीजेपी से आम आदमी पार्टी ने एमसीडी छीन ली है और त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, आमने सामने का मुकाबला है। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है दिल्ली का। और इस चुनावी दिलचस्प में जो सबसे बड़ी खबर ये है कि एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट कन्हैया कुमार, जो लेफ्ट से कांग्रेस की तरफ आए हैं, जो लेफ्ट की राजनीति करते थे, लेफ्ट से कांग्रेस में ज्वाइन किया है, वो मनोज तिवारी के खिलाफ आए हैं। मनोज तिवारी इकलौते सांसद हैं 2019 के जिनको बीजेपी ने परफॉर्मर माना है। बेशक लोकसभा में उनकी एक्टिविटी बहुत कुछ खास नहीं दिखी है, लेकिन बीजेपी की परिभाषा है एक परफॉर्मेंस की, उस परफॉर्मेंस की परिभाषा में वो खरे उतरे हैं। भोजपुरी नायक हैं, भोजपुरी गायक हैं, सारी चीजें हैं। तो उसके बेस पे उनका टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने कंफर्म रखा है। तो ये इस सारी सिनेरियो में बीजेपी वहां पे लड़ रही है। क्या होगा सर? चलिए कन्हैया कुमार का ही लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हमारा जो एरिया भी उसी में आता है, तो दिलचस्प मुकाबला तो इसी चर्चित मुकाबला होगा ये। देखिए, मैं चुनावी जो माहौल है उस माहौल में एक बात तो स्पष्ट है कि समाज का निचला तबका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है। इस इलाके में काफी ज्यादा लोग हैं समाज के निचले तबके से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से, माइग्रेंट पॉपुलेशन भी है, दलित भी हैं, और जिनको काफी कुछ लाभ अरविंद केजरीवाल के जो सोशल वेलफेयर स्कीम जो है उससे मिलता रहा है। तो निश्चित रूप से चूंकि अरविंद केजरीवाल का भी एक समर्थन है कांग्रेस पार्टी को, और केजरीवाल इस समय जेल में है, आपके पास एक वॉलंटियर्स का तबका है, और कन्हैया कुमार अपने भाषणों से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और कन्हैया कुमार की भी लीनिंग लगभग उसी सोशल सिक्योरिटी वाली लाइन पे है, जिस सोशल सिक्योरिटी वाली लाइन पे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना काम किया है और जिसको अपना वो उसने हमेशा लगातार चुनावी नारा बना के रखा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे एमसीडी स्थानीय निकाय का चुनाव हो, उसमें उस प्लैंक उस प्लेटफॉर्म पे और उसी इश्यूज पे आम आदमी पार्टी फाइट करती रही है। इसी इशू पे कन्हैया कुमार भी लगातार देश भर में बात करते रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, ये सारे तमाम मुद्दे, हेल्थ सर्विसेज बढ़िया हो। तो इस मुद्दे पे अगर उनके खिलाफ खड़े मनोज तिवारी को देखें तो पिछले 5 साल में देखिए कि क्या उन्होंने स्वास्थ्य पे बात किया, क्या उन्होंने शिक्षा पे बात करी, क्या उन्होंने फ्री बिजली की बात करी। ये सिर्फ एक फूहड़ पॉलिटिक्स और जो मतलब कि हल्की राजनीति
और उलूल जुलूल मसलों पे दिल्ली सरकार के विरोध करने के अलावा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने के अलावा मनोज तिवारी की क्या उपलब्धि है, अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार एक बहुत ही टफ कंटेस्ट देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की कोई लहर नहीं है इस बार, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में कोई वो नहीं आ रहा है। और दिल्ली का पीछे जो सर्वे आया है, उस सर्वे में ये स्पष्ट बताया गया है कि जो दिल्ली के स्लम्स और गरीब की जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में साफ तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाया है उसमें उनके लिए पॉजिटिव धारणा है। और दूसरी, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इन जगहों पर रहने वाले लोगों में बहुत भयंकर नाराजगी केंद्र सरकार के खिलाफ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर कन्हैया कुमार के पक्ष में काम कर रहा है। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो तो दिखा रहा है कि पूरा सबसे 60% 58% पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। उनका जो 24 जो मोदी की गारंटी आई है उसमें तो ये सब सोशल जस्टिस, आरक्षण, ये सब कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, गोदी मीडिया तो लगातार नारा वो दे ही रही है अपने तरफ से कि अब की बार 400 पार को पूरा का पूरा जो एक वो देने के सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं एक तरह से। सवाल ये है कि सीएसडीएस का सर्वे क्या करता है। सीएसडीएस जो है उसने एम्प्लॉयमेंट इशू पे, भ्रष्टाचार के इशू पे, महंगाई के इशू पे, इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी के इशू पे के साथ साथ और भी तमाम इंपॉर्टेंट इशू, राम मंदिर इशू हो गया, ये सब तमाम इशू, किसान फार्मर्स के इशू पे, अलग अलग इशू पे लोगों से राय ली थी। और तमाम जो उसमें राय के बाद जो परिणाम आए, वो परिणाम नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही एक बुरी खबर लेके आए हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को लोग 28% लोग 2019 में बोल रहे थे कि उस समय 28% लोगों ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी टूट रही है, अब वो 50% 55% से ऊपर लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी टूट रही है, खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन को वो मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पक्षपाती है, वो ईवीएम पे भी सवाल उठा रहे हैं। वही लोग भ्रष्टाचार पे भी, जो लोग बोलते थे बेरोजगारी पे बहुत कम संख्या में पिछले 2019 में बोल रहे थे, वो 50% से ऊपर लोग भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी को, महंगाई को बहुत बड़ा इशू मान रहे हैं। तो अब गोदी मीडिया क्या कह रहा है, उसके जस्ट अपोजिट है सीएसडीएस का सर्वे है। और सीएसडीएस का सर्वे जो है इशू बेस्ड सर्वे, जैसे कर्नाटक चुनाव से पहले जो सीएसडीएस का सर्वे हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें पूरी तरह से वो सर्वे खरा उतरा था चुनाव परिणाम, और बीजेपी को वहां हार हुई थी। भ्रष्टाचार को लेकर भी लोगों ने बहुत नाउम्मीदी जाहिर की है इस केंद्र सरकार से। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, बहुत बड़ी आबादी देश का मान रही है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहे हैं। तो ये सब तमाम इश्यूज हैं। और देखिए, अब गोदी मीडिया सर्वे तो कहीं जाके करती नहीं है, वो तो टाइपराइटर में टाइप करके आ जाता है कि आप ये बोल दीजिए 5 बजे, ये बोल दीजिए 6 बजे, बोल दीजिए 7 बजे। अगर गोदी मीडिया के अगर पॉपुलरिटी बता रही है तो दिल्ली का ही चुनाव देख लीजिए, ठीक है। तो 2019 में राष्ट्रवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, बालाकोट हो गया था, पुलवामा हो गया था, दिल्ली में 7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी को मिल गई थी। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें नरेंद्र मोदी जी को लगातार दिखते आई दिल्ली के अंदर। और तो और एमसीडी जो बहुत लंबे समय से बीजेपी कंट्रोल कर रही थी, वो भी आम आदमी पार्टी ने उनसे छीन ली। तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार इसलिए ही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता जो है वो अगर बढ़ी तो एमसीडी तो बीजेपी को नहीं हारना चाहिए। प्रधानमंत्री चूंकि हर जगह क्रेडिट लेते हैं हर चीज का, तो एमसीडी के हार का क्रेडिट भी तो उनको ही जाएगा ना। अगर एक आवास योजना की क्रेडिट ले रहे हैं, नगर निगम जो दिल्ली में काम कर रहा है उसका भी क्रेडिट पीएम को है, तो हर चीज पे जो मोदी जी की गारंटी है, नगर निगम भी नारा देता है, विधानसभा की सरकारें भी नारा देती है जहां बीजेपी की होती है कि मोदी जी की गारंटी है, तो हार का जो जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी ना, उनके ऊपर ही जाएगी ना। तो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा मतलब कि नैरेटिव जो फिक्स किया जा रहा है, वो नैरेटिव फिक्स हो रहा है। लेकिन आप बताइए कि बीजेपी का कैंपेन उठ क्यों नहीं रहा है। हालांकि विपक्ष भी थोड़ा सा लचर सा नजर आ रहा है, बहुत जगह कैंडिडेटों की घोषणा नहीं हो रही है, लेकिन चलिए धीरे धीरे आ रहे हैं। विपक्ष से ज्यादा तो मुझे जनता लड़ती हुई दिख रही है इस सरकार के खिलाफ। विपक्ष अभी कैंपेन नहीं कर रहा है, लेकिन बीजेपी का कैंपेन न उठना ये साबित कर रहा है कि देश की जो जनता है वो बीजेपी से उत्साहित नहीं है, बीजेपी की नीतियों का समर्थन नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री की रैलियों में सीट खाली, कुर्सियां खाली हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है नैरेटिव जो है वो नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव है, मेरा ये मानना है। अब देखिए, दिल्ली लोकसभा चुनाव में 2-3 बातों का ख्याल रखना बड़ा उचित होगा।
देखिए, दिल्ली की राजनीति अगर ऐतिहासिक रूप से देखेंगे, हिस्टोरिकली अगर देखेंगे, तो दिल्ली की राजनीति में पहले प्रभावी थे पंजाबी प्रभावित थे, बनिया प्रभावित थे, ये तमाम जातियां प्रभावित थी। लेकिन अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा इसका नैरेटिव बदला। 2012-13 के बाद यहाँ पे पूर्वांचल के लोगों की अच्छी खासी संख्या हो गई। विधानसभा में सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोगों को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, और बहुत सारे पूर्वांचल के विधायक जीत के पहुंचे। दरअसल दिल्ली को अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो दिल्ली अगर मुगलों के टाइम से देखें, तो मुगलों के टाइम से अगर दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली में एक तो मुगलों की आबादी थी, जो ओल्ड दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम आबादी है। लेकिन ब्रिटिश काल में या ब्रिटिश काल के बाद और ब्रिटिश काल के दौरान ही एक स्थानीय जो गांव थे, जिसमें जाट थे, गुजर थे, त्यागी थे, 3-4 कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी, जिनकी जमीन पे आप मॉडर्न दिल्ली को देखते हैं। अगर नॉर्थ दिल्ली अगर वेस्ट दिल्ली को देखेंगे तो वहाँ पे जाट कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर साउदर्न दिल्ली में देखेंगे तो वहाँ पे गुजर कम्युनिटी काफ़ी है। ईस्टर्न दिल्ली में त्यागी कम्युनिटी काफ़ी है, जिनके ज़मीनों पे दिल्ली का बसावट आगे बढ़ा। लेकिन 1980 के बाद जब माइग्रेंट पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर आना शुरू हुआ, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की आबादी बढ़ती गई। और बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों की आबादी बढ़ते बढ़ते वो जनरली फैक्ट्रियों में काम करने वाली आबादी थी, लेबर की आबादी थी, और वो दिल्ली में स्थानीय रूप से बसते गए, और दिल्ली में वो उन्होंने अपना स्थायी निवास बन लिया। लेकिन राजनीतिक हैसियत उनकी कमजोर थी। अगर आप देखेंगे तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली में बीजेपी की जब विधानसभा का गठन हुआ 1990 के दशक में, तो आपने देखा होगा कि उस समय जो पहले जो मुख्यमंत्री बीजेपी ने जो बनाए थे, उसमें मदन लाल खुराना साहब थे, सुषमा स्वराज जी थी, साहब सिंह वर्मा जी जैसे लोग थे। तो देखिए, सुषमा स्वराज जी और मदन लाल खुराना दोनों का बैकग्राउंड जो था वो पाकिस्तान से था, और वो पंजाबी कम्युनिटी से थे, एक ब्राह्मण थे और एक खत्री थे। तो उसके बाद साहब सिंह वर्मा स्थानीय जाट थे। फिर उसके बाद शीला दीक्षित जी आई, वो भी मूलतः खुद तो पंजाबी थी, उनकी शादी एक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण से हुई थी। तो ये, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई, तो आपने ये देखा होगा उस समय तक जो बिहार यूपी के लोग, शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी का जब खुराना साहब थे कार्यकाल में, थोड़े थोड़े एक एक दो दो विधायक पहुंच रहे थे, अपना एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश पूर्वांचल के लोग कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनका लगातार आरोप होता था कि हमें कांग्रेस या बीजेपी उचित सम्मान नहीं देती है। ये लगातार झगड़ा 2012-13 तक होता रहा कि पूर्वांचल के लोग अपनी हैसियत को मांगते रहे कि आप अपनी हैसियत हमारी बढ़ाइए, हमारी संख्या बढ़िए, हमारी टिकटों की संख्या बढ़ाइए। लेकिन उस हिसाब से उनको मिल नहीं पाता था, ये आरोप लगातार था। और अगर आप देखेंगे तो महाबल मिश्रा, जो अभी भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस से छोड़ के आपके कैंडिडेट हैं, वो किसी जमाने में कांग्रेस के ही दिल्ली विधानसभा में सदस्य होते थे, और ये लगातार कई बार मुखर भी हो जाते थे कि कांग्रेस के अंदर भेदभाव होता है बिहार यूपी वालों के साथ। अब स्थितियां बदल गई 2012-13 के बाद, जब केजरीवाल ने कई टिकटें दी, और वैसे ही इलाके में भी जीत के बिहार यूपी के लोग आ गए। जो डोमिनेंट एरिया था पंजाबियों का, बनियों का, जैसे आपका मॉडल टाउन का एरिया है, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एरिया है, यहाँ से विधायक जो बन गए तिमारपुर का एरिया है, क्या कहा जाता है आपका राजेंद्र नगर का एरिया है, जो प्योर डोमिनेंट पंजाबी बनिया जो कम्युनिटी का डोमिनेंस पे, वहां पे दूसरे जब बिहार और पूर्वांचल के लोगों ने जब यहाँ पे अपना प्रदर्शन किया, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अभी एक फायर ब्रांड नेता है जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, कपिल मिश्रा, वो भी आम आदमी पार्टी की राजनीति करते थे, और मेरे हिसाब से मॉडल टाउन साइड से ही कहीं से वो जीत के आते थे। तो ये इलाका वो इलाका था जहां कोई पूर्वांचल का लोग उम्मीद नहीं करता था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, और कहा जाता था कि ये एरिया उनका नहीं है, इनका एरिया आउटर पेरिफेरी में रखो, जहां पे मजदूर हैं, स्लम्स हैं, वहां पे बिहार यूपी के लोग रखो। जैसे बुराड़ी में संजीव झा या झा जी एक एमएलए हैं, तो इस तरह से। लेकिन इन इलाकों में भी जब डोमिनेंस बढ़ा, तो जो अगर आप देखें तो अभी भी जब टिकट जो बंटवारा आप देख रहे होंगे, तो नई दिल्ली से जो कैंडिडेट हैं, जो प्योर एलिट एरिया है दिल्ली का, लुटियन जोन भी है उसमें, और बड़े बड़े अमीरों का घर है, वहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है बेसिकली बिहार से है, सोमनाथ भारती नवादा से है। तो मेरा ये मानना है, कन्हैया कुमार तो चलिए मनोज तिवारी वाला एरिया है, उसमें छोटे छोटे स्लम्स भी हैं, उसमें फैक्ट्री एरिया भी है, एरिया भी है। तो ये एक जो डेमोग्राफी चेंज के बाद जो पॉलिटिकल हिस्सेदारी पूर्वांचल की बढ़ी है, तो ये एक दिल्ली की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिजल्ट जो भी आए, लेकिन दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में एक बिहारी को, मनोज तिवारी पूर्वांचली को, बिहारी नहीं कहेंगे हम, पूर्वांचली बोलते हैं,
उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हालांकि बाद में उनके पुअर परफॉर्मेंस के कारण उनको हटाना पड़ा और एक पंजाबी को दोबारा उन्होंने सचदेवा साहब को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि कांग्रेस और आपके जो कैंडिडेट है, आपने एक, जैसे आपने कहा कि एक नया प्रयोग है, ये प्रयोग आप ही कर रही है और कोई दूसरी पार्टियां नहीं कर पा रही है, जो करना चाहिए कि एक जनरल सीट पे कुलदीप कुमार को इन्होंने ईस्ट दिल्ली पे इलेक्शन लड़ाया है, जहां से कभी ब्राह्मण एमपी होते थे। बैकुंठ लाल शर्मा, जहां तक मुझे याद है, बीजेपी से वहां जीतते थे। वहां पे भी आम आदमी पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है, कुलदीप कुमार को उन्होंने चुनाव लड़ाया है। हालांकि अभी एक आम आदमी पार्टी के मंत्री रिजाइन करके भाग गए, कहते हैं वहां पार्टी में बहुत दलितों को उपेक्षा है, आनंद साहब। लेकिन ये आम आदमी पार्टी का प्रयोग पंजाब में भी मैंने देखा कि विधानसभा में जनरल सीटों पे भी उन्होंने दलित कैंडिडेट लड़ाए, और सबसे एलीट एरिया जो था मोहाली, वहां से दलित विधायक है आम आदमी पार्टी का। तो ये एक राजनीति में परिवर्तन आया है कि रिजर्व सीटों पे अलग हटकर, रिजर्व सीटों से अलग हटकर, दिल्ली में शायद मेरे हिसाब से एक ही रिजर्व सीट है जहां से उदित राज और वो चंदौलिया साहब लड़ रहे हैं। पहले हंसराज हंस थे वहां से एमपी, उनको पंजाब भेज दिया गया वापस। तो उससे अलग एक नॉन रिजर्व सीट पे दलित कैंडिडेट आपने उतारा है, गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 में से 4 कैंडिडेट इस बार जो इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं, वो जो है पूर्वांचल के हैं, और इधर भाजपा की तरफ से भी एक कैंडिडेट जो है, भाजपा से एक और 3 उधर से, नहीं 4 हो गया ना। सोमनाथ भारती हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, उदित राज भी तो पूर्वांचल से ही हैं। हाँ, महाबल मिश्रा, हाँ, महाबल मिश्रा भी हो गए, और उदित राज भी इलाहाबाद से हैं ओरिजिनली, मेरे हिसाब से इलाहाबाद के कहीं आसपास के रहने वाले हैं, उस तरह। तो वो भी पूर्वांचली हो गए। तो 4 जो है पूर्वांचली कैंडिडेट हैं, 3 जो है वो मान के चलिए कि इस रीजन के कैंडिडेट हैं। तो जैसे एक लोकल है, जैसे वो सही राम पहलवान जो है वो लोकल है, जयप्रकाश अग्रवाल जो है चांदनी चौक वाला एरिया है, पुश्तैनी है, बहुत पुराने हैं, कांग्रेस से, हाँ कांग्रेस से है। तो मतलब कि कुलदीप कुमार हमको लगता है दिल्ली के लोकल ही होंगे, मैं ज्यादा नहीं जानता, दिल्ली के होंगे या आसपास के हरियाणा के कहीं होंगे, दिल्ली में जाके बस गए होंगे कई साल पहले, हो सकता है। तो पूर्वांचल के लोगों की हिस्सेदारी दिल्ली में बढ़ी है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है। मतलब कि हार हो या जीत हो, इस समय 4 कैंडिडेट पूर्वांचल से हैं दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली का हार्ट है, जिसपे कब्जा करने के लिए चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया है, दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करने के लिए। वहां पे पूर्वांचल एक तरह से फिलहाल अभी राज करने की स्थिति में आ गया है। चुनाव परिणाम जो भी हो, चुनाव परिणाम में तो मुझे लगता है कि जबरदस्त फाइट हो रही है और बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जबरदस्त फाइट नहीं होती तो दिल्ली का सीएम जेल नहीं जाते, मेरा ये मानना है। शुक्रिया संजीव जी, और दिल्ली के चुनाव पे विशेष चर्चा जारी रहेगी। और ये खास बात है कि दिल्ली के चुनाव में, इस बार लोकसभा चुनाव में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और पूर्वांचल फैक्टर कितना कारगर होगा, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया।